गुड मॉर्निंग 10th क्लास। सो बच्चों, आज हम सिविक्स का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र के बारे में तो आपको पता ही होगा। लोकतंत्र जो वर्ड है 2 शब्दों से मिलकर बना है। इंग्लिश में जिसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, डेमोस प्लस क्रेटिया। ये दो वर्ड हैं, डेमोस प्लस क्रेटिया। तो डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेटिया मतलब होता है शासन, यानी कि लोगों का शासन। वही होता है लोकतंत्र। जहाँ लोगों के लिए लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है, वही होता है लोकतंत्र। उसे ही लोकतंत्र कहा जाता है। और एक होता है विविधता। विविधता का मतलब होता है भिन्न भिन्न, मीन्स के डाइवर्सिटी। इंग्लिश में विविधता को डाइवर्सिटी भी बोल देते हैं। भिन्न, विविधता का मतलब होता है भिन्न भिन्न, बहुत सारी वैरायटीज जो होती है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारी कास्ट हैं, बहुत सारे रीजन है। तो ये सब क्या है? ये डाइवर्सिटी तो है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो शुरुआत करते हैं मैक्सिको ओलंपिक की कहानी से। यहाँ अमेरिका में घटित नागरिक अधिकार आंदोलन नामक घटना का विवरण बताया गया है। 2 अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, इन्होंने खेल में पदक जीते थे। ये एफ्रो अमेरिकी हैं। तो ये जो 2 व्यक्ति हैं ये एफ्रो अमेरिकी हैं। तो बच्चों, एफ्रो अमेरिकी वो होते हैं, एफ्रो अमेरिकी उन अफ्रीकी लोगों के वंशज के लिए प्रयुक्त किया जाता है ये शब्द, जिन्हें 17वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। तो इन लोगों को जो है एफ्रो अमेरिकी कहा जाता है। इन्होंने बिना जूते पहने और सिर्फ मोजे चढ़ाकर जो है पुरस्कार लेने गए थे, जिससे इन्होंने अमेरिकी अश्वेत लोगों की गरीबी को दिखाने का प्रयास किया। ये इनका विरोध प्रदर्शन का एक तरीका था, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये दिखा सके कि वो लोग कितना डिस्क्रिमिनेशन, कितना भेदभाव को जो है फेस कर रहे हैं। इन्होंने अमेरिका में होने वाले रंगभेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचने की भी कोशिश की। इन दोनों ने सिर्फ मोजे पहने हुए थे और गले में काला मफलर पहना हुआ था, जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक था। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया गया और उनके पदक वापस ले लिए गए। पीटर नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी। अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई, परंतु इनके फैसले ने बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफलता प्राप्त की। तो बच्चों, पीटर नॉर्मन जो थे वो श्वेत थे, मतलब गोरे थे, जबकि टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ये दोनों व्यक्ति अश्वेत थे। ठीक है, वो श्वेत होते हुए भी उन्होंने अश्वेत लोगों का साथ दिया। ये तीनों के तीनों जो है अमेरिका में हुए नस्ल के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था उसके खिलाफ थे, उनके विरुद्ध थे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। अब हम पढ़ेंगे समानताएं, असमानताएं और विभाजन के बारे में। समानताएं और असमानताएं किस तरीके से विभाजन का रूप धारण कर लेती है, उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ऊपर जो हमने उदाहरण देखा उसमें खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे, परंतु प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? क्या भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही कर सकते हैं? अब तक हम 2 अध्याय पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को देखा था। उदाहरण बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। तो आपने पढ़ा था बेल्जियम के बारे में, हमने पढ़ा था, और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से श्रीलंका में सिंगलियों और तमिल दो भाषी लोग रहते थे। तो सिंगलियों को ज़्यादा महत्व मिल रहा था तमिल लोगों के कंपैरिजन में। तमिलों की उपेक्षा हो रही थी, जबकि सिंगलियों को हर क्षेत्र में जो है बढ़ावा मिल रहा था, उन्हें हर प्रकार की सहूलियतें मिल रही थी। तमिलों की अनदेखी की जा रही थी। तो इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा, किस तरीके से वो भेदभाव को फेस कर रहे थे तमिल लोग, ठीक है, श्रीलंका के अंदर। इसी तरह ये दोनों स्तर का विभाजन होता है। सामाजिक क्षेत्र में भाषा के आधार पर भी विभाजन होता है, नस्ल के आधार पर भी विभाजन होता है। ठीक है,
बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों के आधार पर दिखाई देता है। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में सामने आती है। देखो बच्चों, हर जगह कल्चर डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, या फिर आप आउटफिट को ले लीजिए, पहनावे को ले लीजिए, भोजन को ले लीजिए, धर्म को ले लीजिए, हर जगह डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, विविधता देखने को मिलती है। आप अपने भारत को ही देख लीजिए, हमारे भारत में भी कितनी डाइवर्सिटी है, कितने कल्चर को मानने वाले लोग रहते हैं, कितनी ज़्यादा कास्ट यहाँ पर हैं, कितने ज़्यादा संप्रदाय और धर्मपंथी यहाँ पर हैं। तो बच्चों, मानते हो आपकी डाइवर्सिटी कितनी अलग है। और हर जो डाइवर्सिटी होती है, विविधता जो होती है, कहीं ना कहीं वो समाज में विभाजन का भी रूप धारण कर लेती है। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। अब समाज में सामाजिक भेदभाव किस तरीके से उत्पन्न होता है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है, अतः समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है, अतः समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में रोज महसूस करते हैं। हमने आसपास देखे हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है। देखा होगा आपने, कोई नाटा है, कोई लंबा है, छोटा है, गोरा है, कोई थोड़ा कुरूप है। हर टाइप के अलग अलग लोग रहते हैं, ठीक है। उनकी शारीरिक क्षमताएं अलग अलग होती हैं। हालांकि सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जन्म पर आधारित होते हैं। कुछ सामाजिक विभाजन ऐसे भी हैं जो जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण जरूर होती है, परंतु यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती हैं। कई बार जो है ये विभिन्नताएं अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं को अनुभव करते हैं। अब एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कार्लोस और स्मिथ का। दोनों ही अफ्रो अमेरिकी थे, ठीक है। दोनों की समान जाति थी, परंतु नॉर्मन श्वेत थे। परंतु इन तीनों में एक समानता थी कि ये तीनों के तीनों जो है नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। इनका जो उद्देश्य था वो एक था। हालांकि तीनों की कम्युनिटी अलग थी। इन टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस दोनों के दोनों अफ्रो अमेरिकी थे, परंतु नॉर्मन जो था श्वेत था, ठीक है। परंतु इन तीनों का जो उद्देश्य था वो सेम था, जिस कारण से इन तीनों में काफी समानता थी। अक्सर देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या पंथ अलग होता है, जबकि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे के ज्यादा करीब महसूस करते हैं। इस प्रकार हम सभी की अलग अलग और एक से ज्यादा पहचान होती हैं। अब विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। विभिन्नताओं में सामंजस्य यानी कि जो विभिन्नताएं हैं, अलग अलग जो लोग हैं उनमें सामंजस्य यानी कि तालमेल बैठाना, और फिर वही तालमेल जो है कहीं ना कहीं बाद में टकराव भी बनता है। कैसे? सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। सामाजिक विभाजन तब उत्पन्न होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। एग्जाम्पल दिया है अमेरिका का। अमेरिका श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है। अमेरिकी श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, ठीक है। तो गोरे काले के आधार पर समाज में विभाजन हो गया, क्योंकि अश्वेत लोग गरीब हैं, भेदभाव का शिकार हैं। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं, ठीक है। उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि जो श्वेत और अश्वेत लोगों की जो स्थिति है वो हमारे यहाँ जो दलित हैं उन लोगों की स्थिति है उन दोनों से मेल जोल खाती है, मिलती जुलती है, ठीक है। उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं तो इसमें सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। देखो बच्चों, जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अमेरिका का अश्वेत व्यक्ति है, ठीक है, और उसके साथ उसे गरीबी में जी रहा है और बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है,
तो वो उसका अश्वेत होना ही उसकी गरीबी का कारण बन जाता है। तो वो अपने आप को उस चीज के लिए कोसेगा कि मैं अश्वेत हूँ इसलिए मैं गरीबी भुगत रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो अंतर है गोरे काले का कहीं ना कहीं एक सामाजिक अंतर पैदा कर देता है। ठीक है, अतः अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हों तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूहों से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हों तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों की सेम प्रॉब्लम एक जैसी हो जाती है। मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनका नजरिया अलग हो सकता है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण दिया है यहाँ पे। दोनों ही देश बहुल ईसाई धर्म है, दोनों ही देशों में ईसाई धर्म है। अब इन दो देशों की स्थिति को समझेंगे बच्चों। ये स्ट्रक्चर बनाया है, उत्तरी आयरलैंड हो गया, ये नीदरलैंड हो गया, दोनों में ईसाई धर्म है। तो सबसे पहले उत्तरी आयरलैंड का पढ़ेंगे। उत्तरी आयरलैंड, इसमें दो धार्मिक गुट है, एक प्रोटेस्टेंट है और दूसरी तरफ कैथोलिक है। ठीक है, तो प्रोटेस्टेंट संख्या में कम है परंतु कैथोलिक संख्या में ज्यादा है। ये जो कैथोलिक वर्ग है गरीबी और भेदभाव से पीड़ित है। ठीक है, ये तो प्रॉस्पर है प्रोटेस्टेंट वर्ग, परंतु कैथोलिक वर्ग गरीबी और भेदभाव से पीड़ित है। इन दोनों के बीच जो है मारकाट हमेशा चलती रहती है, दोनों गुटों में आपसी धार्मिक टकराव चलते रहते हैं। वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। ठीक है, वर्ग और धर्म के बीच क्या है यहाँ पर गहरी समानता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया उत्तरी आयरलैंड का। अब नीदरलैंड की स्थिति को देखते हैं। यहाँ पर भी दो ही गुट हैं, वो भी प्रोटेस्टेंट वर्ग है यहाँ पर भी और कैथोलिक वर्ग है यहाँ पर भी, परंतु प्रोटेस्टेंट वर्ग जो है ये इसमें भी अमीर गरीब तबके मिलेंगे और कैथोलिक वर्ग में भी अमीर और गरीब मिलेंगे। लेकिन उत्तरी आयरलैंड में क्या था, उत्तरी आयरलैंड में बच्चों सिर्फ कैथोलिक ही लोग गरीब और भेदभाव से पीड़ित थे, ना कि प्रोटेस्टेंट। जबकि अगर हम नीदरलैंड की स्थिति को देखते हैं तो नीदरलैंड में दोनों ही प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों में ही। तो बच्चों नीदरलैंड का हमने देखा कि यहाँ पे दो गुट हैं, कैथोलिक है एक तरफ प्रोटेस्टेंट है। ठीक है, इन दोनों में समानता क्या है कि प्रोटेस्टेंट वर्ग में भी कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं, जबकि कैथोलिक वर्ग में भी यही है, कुछ अमीर हैं कुछ गरीब है, तो दोनों एक जैसे हैं। यहाँ इन दोनों गुटों में संघर्ष व लड़ाई की कोई भावना नहीं है, बल्कि दोनों ही गुटों में अमीर गरीब वर्ग मौजूद हैं। ठीक है, तो दोनों में समानता बनी हुई है। जो समानता है यही कहीं ना कहीं समाज में विभाजन को पैदा नहीं करती है। ठीक है, देखो वैसे तो सामाजिक अंतर है, दोनों प्रोटेस्टेंट अलग हो गया और कैथोलिक वर्ग अलग हो गया, दोनों शाखाएं अलग अलग हो गई। ठीक है, पर धर्म तो एक है, धर्म ईसाई है और इन ईसाई धर्म की दो शाखाएं हो गई, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। परंतु जो मेन चीज है वो क्या है कि अमीर और गरीब। ठीक है, ये जो अमीर और गरीब की जो खाई है दोनों ही तरफ है, प्रोटेस्टेंटों में भी है और कैथोलिक में भी है। यही कारण है कि यहाँ पे जो धार्मिक टकराव है वो नहीं होता है। परंतु अगर उत्तरी आयरलैंड को देखते हैं तो उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक लोगों को ज्यादा यातनाएं सहनी पड़ती है, ज्यादा गरीबी में जीवन यापन करना पड़ रहा है, जबकि प्रोटेस्टेंट लोग जो यहाँ पर है समृद्ध है। ठीक है, तो यही कारण है कि एक तबका तो बहुत भारी है और एक तबका ऊपर है एक तबका नीचे है। कहने का मतलब ये एक तबका तो प्रॉस्पर है समृद्ध है, जबकि दूसरा जो है यातनाओं को भुगत रहा है, गरीबी में रह रहा है। ठीक है, जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से संघर्ष करती हैं तो सामाजिक विभाजन की नींव तैयार हो जाती है। आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो या छोटा इससे फर्क नहीं पड़ता। भारत काफी बड़ा देश है और इसमें अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। बेल्जियम छोटा देश है परंतु यहाँ भी अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। तो बच्चों देश के छोटे या बड़े होने से फर्क नहीं पड़ता, वहाँ की सरकार अपने देशवासियों को किस तरीके से मेंटेन करती है, वहाँ के मुद्दों को किस तरीके से हल करती है, वो चीज देखी जाती है। ठीक है, देखो ह्यूज पॉपुलेशन हमारे यहाँ की भी है। ठीक है, भारत जैसे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या है। ठीक है, बेल्जियम में भी जनसंख्या है पर कम है। भारत बड़ा देश है, बेल्जियम छोटा देश है, परंतु डाइवर्सिटी बेल्जियम में भी मिलेगी और भारत में भी मिलेगी। ठीक है, भारत छोटा सा देश बेल्जियम जो है छोटा सा देश होने के बावजूद भी बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ की डाइवर्सिटी को हैंडल करता है। ठीक है,
तो देश के छोटे बड़े होने से कोई महत्व नहीं होता, परंतु यहाँ भी अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी, जर्मनी और स्वीडन ये एग्जाम्पल हैं समरूप समाज के। समरूप समाज क्या होता है? जहाँ मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं। जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो इसके साथ वे अपनी संस्कृति भी साथ लेकर जाते हैं, जिससे दुनिया के अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा, चाहे जॉब के सिलसिले में जाते हैं या फिर घूमने के लिए जाते हैं और वहीं बस कर रह जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग जाते हैं तो वहीं बस कर रह जाते हैं विदेशों में जाकर के, तो वो अपना कल्चर, मान लीजिए कोई सिख व्यक्ति है और वो दूसरे कनाडा देश में चला गया तो अपने कल्चर को वहां लेकर के जाएगा। गुजराती है तो गुजराती अपना कल्चर वहां लेकर के जाएगा, मारवाड़ी तो मारवाड़ी वहां अपना कल्चर लेकर जाएगा। तो जब एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाता है तो अपने साथ अपने आप को नहीं, अपने साथ अपनी संस्कृति और सभ्यता को भी लेकर के जाता है, जिससे वहां पे जो देश के लोग होते हैं वो इफेक्टेड होते हैं, वो वहां पर जो है वो देश जो है बहुसांस्कृतिक बेटा बन जाता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसका जो सेकंड पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।